नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र में। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें शेयर कर सकते हो। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है महेंद्र। तो सबसे पहले महेंद्र जी, इस कहानी को भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कहानी महेंद्र जी भेजे हैं ना, उनका खुद का नहीं है, उनके एक साथी ड्राइवर का है। तो अब ड्राइवर का नाम जो था हरिओम। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, बात है 1987 1987 की। लगभग 38 साल इस बात को हो चुका है। तो आइए हम इस कहानी में विस्तार से चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस कहानी में हुआ क्या था। दोस्तों, ये साल जो था ना 1987 का, मेरे लिए कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मेरा हर काम में अड़चन आ रहा था। मैंने अपना नाम तो बताया नहीं ना, मेरा नाम हरिओम है। अब मेरी उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। अब मेरी शादी को अब हुए लगभग 3 साल से ज़्यादा हो चुका था। लेकिन मेरी जो पत्नी है ना, वो अब एक तरह से साल भर के अंदर ही एक बीमारी से ग्रसित होकर के और उनका मौत हो चुका था। इसके बाद मैं भी अब अपने पत्नी के गम में उदास रहता था। लेकिन घर वाले जो चाहते थे ना कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं उस टाइम शादी के मूड में नहीं था। मैं अपनी पत्नी का चेहरा देखता था तो बस उसके याद में खोया रहता था। घर वाले बहुत जोर लगा रहे थे कि हरिओम बेटा, अभी तुम्हारी उम्र क्या हुई है, अभी लंबा जीवन है, कैसे अकेले पार करोगे। लेकिन मैं अपने परिवार वालों को बताता था कि नहीं, अभी तो नहीं, मैं इसके बारे में अभी सोच भी नहीं सकता। आखिरकार 3 साल बीत चुका था और पेशे से मैं अब जीप ड्राइवर था, सरकारी जॉब में था और मैं अपने अफसर को लेकर जीप में लेकर जाता था जहां जहां वो चाहते थे। और हमारे रहने के लिए सरकारी क्वार्टर थे और उसी क्वार्टर में हम रहा करते थे। उस क्वार्टर में जो हमारी पत्नी थी 1 साल गुजार चुकी थी। अब उसी घर में मैं दूसरी पत्नी को ले आऊं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने तो अपने परिवार को मना ही कर दिया था। और जब भी मैं उस घर में लौटता तो मुझे एहसास होता कि मेरी पत्नी आज भी मेरे घर में है। एक एहसास सा होता था, लेकिन वो मेरा दिमाग का भ्रम था। धीरे 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 भ्रम निकलता गया। अब उस बात को लगभग 2 साल बीत चुका था। एक तरह से मैं अपने काम में अब व्यस्त रहने लगा। ज्यादा देर अपने पत्नी के बारे में सोचता नहीं था। हाँ, जब घर आता था ना, तब उसकी याद जरूर आती थी। और एक शाम को मैं अपने अफसर को छोड़ करके और जीप लेकर के अपने क्वार्टर की तरफ चल रहा था। और तभी रास्ते में एक जगह मुझे बाथरूम का एहसास हुआ। शाम ढल रही थी, लेकिन अभी दिन था, उजाला था। आखिरकार मैं जब बाथरूम के लिए अब जीप रोक करके साइड में पहुंचा, मुझे उस जगह पर कुछ ऐसा नज़ारा दिखा कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहां पर मैंने जो देख रहा हूं कि आसपास के जितने पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे, सब सूखे हुए हैं। पानी नहीं था वहां पर। एक तरह से मैं कहूँ ना कि वो एरिया बंजर था। अब पानी की ना अब होने की वजह से जितने अब जंगली पेड़ पौधे थे आसपास के, छोटे छोटे, बड़े पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, और वो सब सूख चुके थे। लेकिन मुझे हैरत हुई कि एक ऐसा पेड़ था जो बिल्कुल हरा था और उसमें पीले रंग का फूल भी खिले हुए थे। ये नज़ारा मेरे लिए बड़ा ही अद्भुत था। ऐसे कैसे हो सकता भाई, जबकि आसपास के घास फूस, छोटे छोटे पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं, लेकिन वो पीले रंग का फूल वो कैसे अभी तक खड़ा है, और वो भी बिल्कुल फूल खिला हुआ। कमाल की बात थी। मैं देखने लगा कि यहाँ पर पानी का कोई सोर्स नहीं है और बरसात उस टाइम हो नहीं रही थी, एक तरह से सूखा था। तो ये पेड़ जो है कैसे खड़ा है, इसको पानी कहाँ से मिलती है। मैं बड़ा आश्चर्य में रहा, लेकिन वो फूल मुझे बड़ा आकर्षित कर रहा था। अब मैं सोचा कि अरे भाई, ये तो अगर पानी नहीं मिलेगा पेड़ तो सूख जाएगा, कब तक चलेगा। और उसमें जो सुगंध निकल रहा था ना, मुझे अब बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब मैंने ऐसा पीला फूल कभी देखा नहीं था। अचानक उस फूल से मुझे बहुत
अब एक तरह से प्यार हो चुका था। हाँ, मैं सोचा कि बस इस फूल को निकालते हैं, जड़ सहित उस पौधे को, और अपने क्वार्टर पर चलेंगे। और आगे हमारा छोटा सा गार्डन है और उस गार्डन में दरवाजे के पास लगा देंगे। मैं खुशबू से उस पेड़ को बहुत चाह रहा था। आखिरकार मैंने वही किया। मेरे जीप में टूल वगैरह थे जो आड़े वक्त में काम आते थे, टायर वगैरह खोलने के लिए, पेचकस वगैरह, और उसी की सहायता से मैं जड़ सहित, मिट्टी सहित उस पेड़ को निकाल लिया था। अब बहुत संभाल कर मैं अपने क्वार्टर पर लौटा। अब मैं देर नहीं किया, उस पेड़ को अपने दरवाजे के पास छोटे गार्डन में लगा दिया था। तब मुझे बड़ा संतुष्टि मिली थी। पानी वानी दे करके अब फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो चुका था। बहुत दिल को अच्छा लग रहा था। मैं घर में जाता था, लेकिन बार बार अब मैं लौट के आता दरवाजे पर, उस फूल को बड़े ध्यान से निहारता था। ऐसा मैंने फूल अपने एरिया में कहीं देखा नहीं था। अब आकर्षित हो गया था उस फूल से। खैर, मैं खाना खुद बनाता था। अब तो मेरी पत्नी थी नहीं। अब इसके बाद खाना वाना बना करके मैं अपने बिस्तर पर सो चुका था। आधी रात हो चुकी थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमरे में कोई है, ऐसा महसूस हुआ। लेकिन जब मैं उठा, मुझे बाथरूम भी लगी हुई थी, और जब मैं लाइट जलाया ना, तो मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं सोचा कि ये दिमाग का भ्रम है और कुछ नहीं है। बाथरूम करके मैं फिर दोबारा आकर के सो चुका था, क्योंकि सुबह मुझे अपने अफसर के पास जाना था जीप लेकर के, और 8 बजे के आसपास। तो मैं अब जल्दी सो गया ताकि सुबह मैं जल्दी उठ सकूं। लेकिन करीब आधा पौना घंटा हुआ था, तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमरे में एक खूबसूरत सी लड़की आई है। बिल्कुल शक्ल सूरत बहुत अच्छी लग रही थी। अब मैं जैसे अब सपने में हूँ, मैं जैसे नींद में हूँ। जब वो लड़की आई ना, तो ऐसा ही कमरे में जिसे फूल का खुशबू अब उस फूल में अब एक तरह से महसूस कर रहा था, वही खुशबू मेरे कमरे में भर चुकी थी। जैसे मैं सपने के अंदर में हूँ, लेकिन मैं जाग रहा हूँ। मैं अपनी आंखें खोल रहा हूँ, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। बस ये एहसास नहीं हो पा रहा कि मैं सपने में हूँ या मेरे साथ हकीकत में ये सब चल रहा है। लड़की आकर के मेरे घर के अंदर, मेरे बिस्तर के पास पूरा कमरे में चक्कर लगा रही है। हर चीज घूर घूर के देख रही है। आखिरकार मेरे पास आती है, मुझे एक तरह से धन्यवाद करती है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप उस बंजर जगह से फूल को निकाल करके और अपने आंगन के बगीचे में लगा दिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। मैं उस लड़की से बोलना चाहता हूँ कि आखिर ये कौन है और अचानक आधी रात के वक्त मेरे कमरे में कहाँ से आ गई है। लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि नहीं, ये मेरा स्वप्न है, और मैं जब अब नींद से जागूंगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वो एक तरह से स्वप्न नहीं था, जो कुछ था मेरी आंखों के सामने में घटित हो रहा था। आखिरकार वो लड़की कहने लगी कि अभी रात बाकी है और आपको सुबह काम पर जाना है, तो आराम कीजिए, सो जाइए। और जैसे ही लड़की ने बोला, मैं अपनी आंखें बंद कर लिया था। एक तरह से मैं गहरी नींद में चला गया था। जब सुबह उठा ना, तो वही स्वप्न मुझे, अब एक तरह से वही चीज मुझे याद था। मैं एक तरह से हड़बड़ा गया था। मैं पूरा कमरे में छानबीन कर लिया, लेकिन वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी। मैं अब एक तरह से थोड़ा डर भी महसूस कर रहा था। ऐसा सपना तो मैंने आज तक देखा नहीं। तो ये जो मैंने देखा, क्या वो मेरा दिमाग की उपज थी या फिर वो वास्तव में मेरे साथ अब वो घट रहा था? मैं अभी फर्क नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब काम पर जाना था। अब मैं फिर नहा धो करके तैयार होकर के जीप लेके अपने अफसर के घर की तरफ निकल चुका था। सारा दिन ड्यूटी करने के बाद शाम के टाइम मैं अपने क्वार्टर पर आ गया था। जीप खड़ा किया। इसके बाद मैं एक बार उस फूल के पास जाके खड़ा हुआ। फूल में वही खुशबू मुझे महसूस हो रही थी जो उस लड़की के अब मेरे कमरे में जब आई थी, तब वो सुगंध से कमरा
भर चुका था। मुझे बड़ा हैरत हो रही थी उस फूल को देख करके, और फूल मुझे आकर्षित भी करता था, जैसे कह रहा हो कि मेरे पास बैठो ना थोड़ी देर, जैसे वो कुछ बोलना चाहता हो। लेकिन ये सब मेरे दिमाग का उपज लग रहा था। मुझे लगा कि नहीं, चल के अपना काम करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, क्योंकि अब सोना भी है, सुबह उठना भी, काम पर जाना है। और इसके बाद मैं अपना रोज़मर्रा की तरह काम में जुट गया था, खाना बनाना। और इसके बाद खाना वाना खा करके अपने बिस्तर पर अब आके लेट गया था। कुछ ही देर के बाद मुझे नींद आ गई थी। और जैसे ही मेरी आँख खुली तो कल का ही नज़ारा था। वही लड़की सेम ड्रेस में, कोई बदलाव नहीं। हाँ, मेरे कमरे में इधर से उधर घूम रही है। जब उसने देखा कि मैं जाग चुका हूं ना, तब वो मेरे पास में आ गई। अब मैं तो जैसे अपने आप को समझ रहा हूं कि मैं कोई स्वप्न में हूं। ये सब हकीकत में नहीं हो रहा है, मैं नींद में हूं। हाँ, नींद की वजह से मैं स्वप्न देख रहा हूं। लड़की मेरे पास में आती है, मुझे घूरती रहती है। अब फिर कहती है कि आप उस पौधे को अब एक तरह से बहुत प्यार करते हो, करना भी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि उस पौधे से आपको बहुत लगाव हो गया है, और इसके लिए मैं फिर आपको धन्यवाद करती हूँ। चलिए, अच्छा है, अब ऐसा प्रेम भी होना चाहिए। अब फिर वो लड़की ना चाहते हुए भी अब मुझे एक तरह से साइड में कर देती है। थोड़ा सा पैर हटाइए ताकि मैं बैठ सकूं और आपसे बात कर सकूं। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं नींद में हूं। जो कुछ मेरे साथ में घट रहा है वो मेरा स्वप्न है। मैं जागूंगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लड़की मेरे बगल में बैठ चुकी थी, अब मुझे देख रही थी और कहने लगी कि आपका नाम तो हरिओम है ना। मैंने बोला, सपने के अंदर में मैं उससे बात कर रहा हूं कि हाँ, आप मेरे नाम कैसे जानती हैं और आप मेरे घर के अंदर क्या कर रही हैं, उस फूल से आपका रिश्ता क्या है। लड़की मुस्कुराती रही और मैं उसका जवाब का इंतजार कर रहा था। आखिरकार कहने लगी कि छोड़िए ना, मैं कौन हूं, उस फूल से क्या रिश्ता है, ये सब हम जाने देते हैं। आप बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपका परिवार कुछ कष्ट में रहता है। जितना पैसा आप उनको देना चाहिए दे नहीं पाते हैं। अब वाकई में वो जो बात बोल रही थी ना, एक एक अक्षर सत्य बता रही थी। मैं ऐसा ही था, जो भी मुझे सैलरी मिलती थी उस टाइम में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं भेजने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ सैलरी अपने पे भी मैं खर्च कर लेता था। और वाकई में मेरे घर में वो सैलरी पूरा पड़ता नहीं था। घर वाले मुझे कहते रहते कि बेटा कुछ और ज़्यादा पैसा भेज, लेकिन मैं करूं क्या। जितना हो सकता था मैं उनकी मदद करता था। जो सैलरी मेरे पास में आती थी, अब मैं उनको भेजने की कोशिश करता था, लेकिन उनकी डिमांड बढ़ी हुई थी कि बेटा इतने में गुजारा नहीं होता। अब मैं भी बहुत टेंशन में रहता था। अभी मेरी सैलरी बढ़ने का कोई चांस नहीं था। मैं अपने अफसर को ना जाने कितनी बार बोल चुका था, और वो टालते रहते थे कि जब सबकी बढ़ेगी तो तुम्हारी भी बढ़ जाएगी, अब तुम्हारे लिए अलग से सैलरी थोड़ी बढ़ेगी। वो भी अपनी जगह पर सही थे। वो लड़की जो अब उस टाइम की बात बता रहा हूँ, अब उसको कैसे पता था कि मेरे घर में लोग अब एक तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पैसे की उनकी ज़रूरत है। अब लड़की मुझे अब कहने लगी, हरिओम मैं तुम्हें एक बात बताऊं, करोगे। स्वप्न में था, अब मैं कहने लगा कि जी मैं ज़रूर करूँगा। तब वो कहने लगी कि एक जगह मैं जानती हूँ, अगर वहाँ पर जाओगे और उसकी खुदाई करोगे तो तुम्हें कुछ धन मिल सकता है। अब मैं उसकी तरफ देख रहा था, नींद में भी, एक तरह में स्वप्न में। और लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा था ना, मेरे साथ में रियल टाइम में घट रहा था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बंद कमरे के अंदर में कोई लड़की कैसे आ सकती है, मुझसे बातचीत कैसे कर सकती है, वो फूलों का खुशबू अब इतना तेज कैसे आ सकता है। मेरे लिए तो स्वप्न था, लेकिन लड़की मेरी घर की परिस्थिति से वाकिफ थी, अब मेरी मदद करना चाहती थी। अब वो कहने लगी कि देखो हरिओम, मैं एक जगह को जानती हूँ जहाँ बहुत दिनों से कुछ गड़ा हुआ है, अब उसकी कोई खोजबीन नहीं करता। अब एक तरह से जो चीज़ है ना, लवारिस है, तुम उसको खुदाई करके निकाल सकती हो, और जो भी मिले
उसको बेच करके और अपने परिवार को भेज सकती हो। इतना तो मैं तुम्हारे लिए मदद कर सकती हूँ। आखिरकार अब मेरी अब एक तरह से वो बोल करके अब मेरी तरफ देख रही थी, मेरा रिएक्शन देख रही थी। मैं कहने लगा कि अगर किसी का हुआ तब, तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, नहीं, किसी का नहीं है, वो काफ़ी दिनों से ज़मीन में दबा हुआ है, एक तरह से लवारिस है। तुम खोद लो उसको और उस जगह से निकाल करके और बेच दो, उसमें तुम्हारी अच्छी खासी धन की प्राप्ति होगी। वाकई में इतना कहने के बाद वो लड़की अब मेरी तरफ घूर के देख रही थी और उसके बाद मुझे अब फिर से नींद ने घेर लिया था। मैं सुबह उठता हूं ना, दिमाग में वही सब चलता रहता है कि जो मैंने रात में सब देखा था, क्या वो स्वप्न था या हकीकत था। जो लड़की ने जो मुझे बताया था उस जगह को मैं अच्छी तरह से जानता था, वो मेरे रास्ते में था। ना जाने उस रोड पर मैं कितनी बार आ चुका जा चुका, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उस जगह पर उस पेड़ के नीचे धन खड़ा हुआ है। वाकई में मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन मैं उस जगह पर अब जाने के लिए बेकरार था। लेकिन अभी समय नहीं था। मैं चाहता था कि बस अफसर का काम खत्म हो जाए, मैं उनके घर पर छोड़ दूं और इसके बाद मेरे पास में टाइम ही टाइम है। और वही सब मैंने प्लान कर लिया था कि चलो देखते हैं, आजमाते हैं कि लड़की जो सपने में थी वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। आखिरकार पूरा दिन निकल गया। अफसर को उनको अब एक तरह से उनके बंगले पर छोड़ दिया था और इसके बाद जीप लेकर के मैं लौटने लगा। रास्ते में वो जगह पड़ती थी। मैं जीप साइड में रोक करके और उस पेड़ के पास में चला गया जो लड़की ने निशान बताया था, और उसी जगह पर मैं खुदाई करने लगा। हाँ, थोड़ा गहरा खुदाई करना पड़ा था, कम से कम 3 फीट। और तब मुझे वो चीज मिल चुका था जिसके बारे में लड़की मुझे बताया था। वो कुछ जेवर थे, चांदी के और सोने के। सोना का कम था, चांदी का ज़्यादा था। जैसे कोई चोर उचक्का चोरी वोरी करके और उस जगह पर वो चीज़ को दबा दिया हो कि चलो जब मौका मिलेगा अतः हम उस जगह पर अब आकर के निकाल लेंगे। शायद वो भूल चुके हैं या फिर कहीं और होंगे या मर मरा गए होंगे। अब मैं अपने हाथ में वो सब जेवर पकड़ करके एक तरह से मैं देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये मेरे साथ में हो क्या रहा है। वाकई जो लड़की ने बताया था रियल टाइम में, मैं एक तरह से खौफ में भर गया था कि आखिर वो लड़की मेरे घर में कैसे आई। सुबह में मैं अच्छी तरह से देखा था, मेरे घर में तो नहीं थी, लेकिन अब सामने में अब वो दौलत थी, वो जेवर थे। अब मैं अब एक तरह से सुरक्षित लेकर के अपने घर लौट आया था। जब दरवाजे पे पहुंचा ना, वो फूल वैसे के वैसे खिले हुए थे, पीले रंग का फूल, वो मुरझा भी नहीं रहे थे। मैं उनको एक नज़र देखा, सुगंध वही आ रहा था जो रात कमरे के अंदर लड़की आई थी, सेम खुशबू ऐसा ही आ रहा था। आखिरकार मेरे पास थोड़ा सा वक्त था, अभी बाजार बंद नहीं था। अब मैं सोचा चलो सुनार के पास चलते हैं और चेक कराते हैं कि ये असली गहने हैं या नकली गहने हैं। अगर असली होंगे तो मैं बेच दूंगा और जो भी धन मिलेगा और उसका मैं अपने गांव पर भेज दूंगा, अपने परिवार वालों को। मैं बाजार जाता हूं और सुनारी को दिखाता हूं। सुनार कहते हैं ये सब असली जेवर है, ये चांदी का भी असली है और ये सोने का भी असली है। तब मैंने बोला कि इनकी कीमत क्या दोगे आप। अब एक तरह से हिसाब किताब बता करके और वो सही पैसा लगाया, और वो जो भी पैसा था अब मेरे लिए बहुत काफ़ी था। आखिरकार मैंने सौदा कर लिया कि ठीक है, आप मुझे पैसा दे दीजिए। पैसा लेके मैं चल पड़ा था, लेकिन मन गवारा नहीं कर रहा था। ये मेरा धन नहीं था, किसी और का धन था। मुझे लगा कि अब इसमें से जो भी कुछ हिस्सा मिला है ना, मुझे मंदिर में दान देना चाहिए, मेरे मन को सुकून मिलेगा। और जो भी रास्ते में पहला मंदिर आया, मैं दान पेटी में जा करके उसमें से जो भी आधा हिस्सा था मैं मंदिर के दान पेटी में डाल दिया था। भगवान को प्रणाम करके अब फिर मैं अपने घर पर आ गया था। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था
और धन भी मेरे पास में आ चुका था, पैसा भी आ चुका था। अब मैं सोच रहा था कि कल ही मैं अपने जानने वालों को बोल दूंगा कि पोस्ट ऑफिस में पैसा छुड़वा दे मेरे गांव को। मैं ऐसा ही करता था। मैं अब उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि कौन है ये लड़की। जब से मैं फूल लेके आया हूं, पीला वाला फूल, और तभी से वो मुझे दिखाई दे रही है। कौन हो सकती है? कहीं मेरी पत्नी की आत्मा तो नहीं है, लेकिन जैसा शकल सूरत था वैसी मेरी पत्नी तो हो ही नहीं सकती थी। लेकिन वाकई में मुझे कभी कभी खौफ होता था कि कहीं मेरे साथ में कुछ बुरा तो नहीं होगा। मैं घबराया हुआ था, लेकिन उसके व्यवहार से, और उसने तो मेरी मदद की थी। वो सारा जो धन दौलत मिला था मुझे, उसी की वजह से तो मिला था। आखिरकार अब एक तरह से मैं उसको अब देखने के लिए बेचैन हो गया कि अब आज रात को आएगी या नहीं आएगी। खाना वाना खा करके मैं आराम से सो चुका था, लेकिन वो लड़की आज रात को नहीं आई। मैं सुबह उठा तो मेरे ध्यान में कुछ भी नहीं था, मैंने कुछ देखा ही नहीं था। मैं अपने काम में लग गया। हाँ, लगातार 4 दिनों तक मैं उसको याद करता रहा कि अब आएगी, अब आएगी। मैं उससे बातें करूँगा, अब पूछूंगा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाली हो, तुम हो कौन, हाँ इस फूल से तुम्हारा रिश्ता क्या है। लेकिन 4 दिन तक नहीं आई। एक तरह से मैं अब भूलने से लगा था कि चलो कोई आत्मा होगी, अब इधर से उधर भटक रही होगी, हमारे घर पर आ गई होगी, अब मेरी मदद करके अब कहीं और चली गई होगी और किसी की मदद कर रही होगी। ऐसे ही दिव्य आत्मा थी, मुझे ऐसा ही लगा कि पुण्य आत्मा थी, वो मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। 4 दिन के बाद फिर मैं अपने बिस्तर पर सोया हुआ था, गहरी नींद लगी थी। अब सारा दिन ड्राइवरी करके इंसान थक ही जाता है। मैं जल्दी सो गया था। फिर आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल जाती है। आंख खुलती है, कमरे के अंदर खुशबू फैली हुई है, अब वही खुशबू जो फूलों में से आता था। अब कमरा पूरा खुशबू से भरा हुआ। तभी मैं जो देखा ना, तो मैं देखता ही रह गया। वही रंग रूप, वही कपड़ा, कोई बदलाव नहीं। लड़की खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। अब उसको लगा कि मैं जाग चुका हूं ना, तब वो मेरी तरफ लौट आई। कैसे हो हरिओम? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अब एक तरह से पूछा, किस बात पर? तब कहने लगी कि देखो, वो धन जो तूने अब एक तरह से जमीन से निकाला था, उसको तुमने बेचा, फिर उसका आधा पैसा तुमने मंदिर की दान पेटी में डाल दिया। मुझे बड़ा सुकून मिला तुम्हारी ये व्यवहार दे करके। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आखिरकार वो लड़की अब खिड़की से हट करके मेरे पास आ गई थी। जब वो पास आके बैठी तो मैं पूछ बैठा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए ना, आप हैं कौन, आपने मेरा मदद क्यों किया, और आपको उस फूल से रिश्ता क्या है? क्योंकि जब से मैं फूल लेकर अपने बगीचे में लगाया हूँ, तभी से आपका दर्शन हो रहा है, तो अपने बारे में कुछ बताइए। तब वो लड़की कहने लगी कि नहीं, अभी नहीं, अभी समय नहीं आया है, अभी मुझे और भी कुछ काम करने हैं। सुनो ध्यान से, एक जगह पर मैं तुम्हें भेज रही हूँ, और उस जगह पर कुछ तुम्हें मिलेगा खुदाई करने के बाद में। अब तो मैं जान चुका था कि लड़की जो कहती है सच्ची बात होती है। मैं कहने लगा कि कम से कम अपने बारे में अपना नाम तो बता दीजिए, ताकि मैं आपको नाम से पुकारूं। तो लड़की मुझे डांटने लगी, कहने लगी देखो अभी वक्त नहीं आया है, अगर वक्त होगा तो मैं अपना नाम, अपना परिचय, सब कुछ तुम्हें बताऊंगी, लेकिन मैं अभी तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, भोले वाले हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए तुम्हारी मैं मदद करने जा रही हूँ। आप उस जगह पर जाओ, सब कुछ बताया कि निशान क्या है, कहाँ खुदाई करनी है, और वहाँ पर कुछ तुम्हें मिलेगा। वो भी चीज़ को तुम बेचो और जो चाहे कर सकते हो, वो तुम्हारी दौलत है, वो भी लवारिस पड़ा है सालों से। अब मैंने बोला कि जब इतना सब आप जानती हैं तो उस दौलत को निकाल के मेरे पास लेती आती, इतना तो आप कर सकती हैं। तब वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी नहीं, हमारे अब ये काम में नहीं आता है, हम अब इस चीज़ को पा नहीं सकते, ना हम खुदाई कर सकते हैं, ना उस चीज़ को हम छू सकते हैं।
अब मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि जब इतना सब कुछ जानती हैं तो ये छोटा सा काम आप ज़मीन से चाहे जब मर्जी निकाल सकती है। लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया कि नहीं, अभी हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। जो मैंने देखा अब तुम्हें बता दिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब तुम्हारा काम है कि उस जगह पर जाना, खुदाई करना और जो भी चीज़ है उसको अब निकालो। अब इसके बाद में वो लड़की हमारे पास ही काफ़ी देर तक बैठी रही और मुझे देखती रही। मैं भी उससे बात कर रहा था। ज़्यादातर उस मेरी जिज्ञासा थी उसके बारे में जानने में, लेकिन अपने बारे में कुछ खास क्या कुछ भी नहीं बता रही थी। बस जब भी पूछो अभी उचित समय आएगा तो अपने बारे में बताऊंगी, अभी तो जो बताया है वो काम कर लो। आखिरकार वो जैसे खिड़की पर आकर खड़ी हो गई और उसी वक्त मुझे नींद आ चुका था। सुबह उठा, मेरा मन बेचैन था। सब कुछ जैसे मुझे याद था, मैं कुछ भी भूल नहीं पाया था। ना तो उस लड़की को और ना उसने जो बताया था कि फलानी जगह जाओ, वहाँ पर वो ये निशान मिलेगा और फिर उस जगह को तुम खोदना और देखना वहाँ पर कुछ न कुछ अब तुम्हारे मतलब की चीज़ मिलेगा। लेकिन क्या चीज़ मिलेगा उस लड़की ने नहीं बताया था। आखिरकार सारा काम मैं ऑफिस का निपटा करके अपने साहब को अब बंगला पहुंचा दिया था और इसके बाद मैं उस जगह पर पहुंच गया। औजार तो मेरे पास में थे ही टूल्स में, और उसी टूल्स की सहायता से मैं उस जमीन को खोदने लगा। 2 फीट खोदने के बाद मुझे एक सोना का टुकड़ा मिला था और बाकी मैं खुदाई कर रहा था लेकिन और कुछ नहीं मिला। लेकिन सोना का टुकड़ा था ना, बहुत वजन वाला था। अब उसको अब जब बेच करके अच्छा खासा पैसा मिलने वाला था, पहली वाली से भी ज़्यादा। मैं उस टुकड़े को देख करके हैरान हो गया कि वो लड़की ने जो बताया था अब बिल्कुल सही मिला। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वहाँ पर क्या मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा या फिर कुछ और मिलेगा। जरूर उसने बताया था कि उस जगह पर तुम्हारे काम की चीज़ मिलेगी, और वो काम की चीज़ एक सोने का टुकड़ा था जिसमें वजन भी था। आखिरकार मैं बहुत ज़्यादा खुदाई कर लिया जितना मेरी बुद्धि की बात थी, लेकिन अब वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला। हाँ, तब मैं उस गड्ढे को भर करके वापस अपने घर पर आ गया था। अभी भी अब शाम का टाइम था। अब मेरे पास में 1 आध घंटे का वक्त था। अब मैं जल्दी से उस टुकड़े को लेकर के सुनारी के पास पहुंचा कि भाई देखो, ये असली है, ये नकली है। जो सुनार था वो मैं पहले भी जोर बेच चुका था, तो मुझे अब एक तरह से पहचानता था। वो देखा, अपनी कसौटी पर परख किया, अब बोला ये तो असली है, लेकिन आपके पास में आया कहाँ से? मैं बोला भाई अब हमारे घर में है, हमारे खानदानी है, अभी हमें ज़रूरत है तो मैं बेच रहा हूँ, देख लो इसका कितना कीमत लगाओगे। अब वो गुणा भाग करता रहा और आखिरकार अब पैसा बताया। पैसा बहुत काफ़ी था उस टाइम में। अब मैं तो खुश हो गया था। मैं बोला ठीक है, पैसा दे दो, बिना मोल भाव किए हुए। सुनारे भी खुश था कि चलो जो बताया उसी पर लड़का राजी हो गया। आखिरकार पैसा दे दिया तो मैं फिर अब मेरा ध्यान भटकने लगा कि ये दौलत मेरी नहीं है। उस लड़की ने बताया ना जाने किसकी दौलत है, मुझे दान पुण्य करना चाहिए और तभी मेरा अब कुछ पाप कम होगा। ये वाकई में ये चीज़ मेरी नहीं है। अब मैं घबराया हुआ था कि क्या करूं। आखिरकार जो पहला मंदिर मिला, हाँ, मैं उस मंदिर के पेटी में जो भी उसमें से आधा हिस्सा बनता था अब मैं डाल दिया था। और इसके बाद मुझे संतुष्टि मिल गई थी कि चलो इतना तो मैंने कर दिया। घर आया, मैं बहुत खुश था। अब मैं उस लड़की को इंतजार करने लगा, लेकिन लड़की एकदम से गायब हो चुकी थी। उसके बाद मैं काफ़ी दिनों तक उस लड़की को ढूंढता रहा कि अब मेरे घर में आएगी। पैसा मैंने सारा अपने गांव भेज दिया था। अब घर वाले जो काम नहीं कर पा रहे थे, अब इतना सारा पैसा होने के बाद घर का मरम्मत, जो ज़रूरी काम था वो भी करने लगे थे। मैं भी खुश था कि चलो अब सब कुछ हमारे घर का काम बड़े आराम से हो गया होगा। लड़की का मुझे इंतज़ार था और उस फूल का मैं बहुत ही केयर करता था। सुबह भी पानी डालता था, निहारता था और उसकी गुड़ाई उड़ाई करता था ताकि फूल हमेशा इसी तरह खिला रहे। और कमाल की बात था,
वो फूल जैसे हमेशा खिला रहता था, वो मुरझाता था नहीं, पीले रंग का फूल। हाँ, वैसा फूल मैंने आज तक देखा नहीं था। सबसे गजब की खुशबू थी उसमें। आखिरकार हफ्ता दिन बीतने के बाद फिर वो लड़की रात के आधी रात के वक्त जब मैं सो रहा होता है तब मुझे जगाती है। उठो उठो हरिओम, तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं हड़बड़ा के उठ गया। अब तो मैं समझ चुका था कि ये कोई स्वप्न नहीं है। ये लड़की मेरे कमरे में आ जाती है और मेरे से आमना सामना करके बात करती है। अब उस लड़की से मुझे डर नहीं लग रहा था। जो खौफ पहले था ना, जब फर्स्ट टाइम मेरे कमरे में आई थी, वो डर कुछ ज्यादा ही था। लेकिन अब मुझे उस लड़की से डर नहीं लग रहा था। लड़की वही ड्रेस, कोई चीज उसमें बदलाव नहीं था। बाल खुले हुए, कपड़ा वही पहने हुए। अब मेरे चारपाई के बगल में आके खड़ी अब मुझे उठा रही थी। मैं भी उठ के बैठ गया। हाँ, मैं पूछने लगा कि आप इतनी दिन तक कहाँ रही। लड़की कहने लगी कि मैं किसी अन्य काम में व्यस्त थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। तुम उस धन को क्या किए? मैंने बोला कि मैं आधा हिस्सा तो मंदिर में दान दे दिया और आधा हिस्सा मैं अपने गांव भेज दिया। फिर लड़की कहने लगी, बहुत अच्छी बात, तुम दिल के बड़े साफ हो। और एक तरह से मेरी वो तारीफ कर रही थी। अब फिर मेरी चारपाई पर बैठ गई। कहने लगी, देखो हरिओम, अब तुम पूछा करते थे ना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं और मेरा नाम क्या है, मेरा घर कहां है। लेकिन आज भी तुम पूछोगे, मैं जानती हूं, लेकिन आज भी मैं बताऊंगी नहीं। एक काम मेरा कर सकोगे? मैंने बोला कि हां, जरूर आपके लिए करूंगा। करना क्या है? तब वो लड़की कहने लगी कि देखो, फलानी जगह पर जाओ, निशान बताई और वहां खुदाई करना और वहां पर तुम्हें कुछ मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारा नहीं होगा। मैं बोला, फिर किसका होगा? तब वो बताने लगी कि तुम्हारे घर से अब कुछ मील के दूरी पर एक गांव है, एक कस्बा है, और उस कस्बे में जाओगे, वहां पर एक बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं। बूढ़े का नाम ये है, बूढ़ी का नाम ये है। किसी से गांव में जाकर पूछोगे ना, तो तुम्हें उस घर तक पहुंचा देंगे। अब जो भी सामान मिले, जो खुदाई करोगे, और उसका जिम्मेवारी तुम्हारा ये है कि तुम बूढ़ा बूढ़ी को दोगे। इतना कर लोगे? मैं सोचता रहा। अब फिर बोला, हाँ, जब आपने मेरे लिए इतना मदद किया है तो ये आपका छोटा सा काम मैं जरूर करूंगा। मैं पूछने लगा कि उस जगह पर खुदाई करने पर क्या मिलेगा। तब वो लड़की बोली कि जब तुम खुदाई करोगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, जो चीज मिलेगा ना, वो तुम्हारा नहीं है, उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये जो भी चीज मिलेगा उस बूढ़ा बूढ़ी का है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूं। तो तुम ये काम कर लो। इसके बाद वो लड़की हमारे आसपास में घूमती रही। फिर वो खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई और बाहर नज़ारा देखने लगी थी। मैंने उसको आवाज दिया कि मैडम, आप इधर तो आ जाइए, आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। लेकिन लड़की कहने लगी, हरिओम, अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तो अपने बारे में जरूर बताऊंगी। अभी तुम सो जाओ, रात बहुत काफी है, तुम्हें सुबह उठना भी है, ऑफिस भी जाना है। इसके बाद जैसे ही वो बोली, मुझे नींद आ चुका था। मैं गहरी नींद में चला गया था। सुबह मैं फ्रेश था, उठा, लेकिन रात की बात मुझे अच्छी तरह से आती। सारा काम निपटाने के बाद ऑफिस के, मैं अपने साहब को बंगले पर छोड़ करके तब मैं उस जगह पर निकल चुका था जीप लेकर के। जो निशान मुझे बताए लड़की ने, उस जगह पहुंच गया। वहां पर टूल्स की सहायता से मैं उस जगह का खुदाई किया। तब मुझे एक पैकेट मिला। पैकेट पुराना था, कपड़ों में लिपटा हुआ था, ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई थी, लेकिन प्लास्टिक जो थी खुदाई करने टाइम फट चुकी थी। अब अंदर जो कपड़ा था ना, अब मैं बाहर खींच लिया था। मैं उसको खोला कि आखिर इसके अंदर में क्या है। तब मुझे देख करके बड़ा हैरत हुई कि उसमें तो अब नोट थी, एकदम नोट ही नोट उसमें बंडल नजर आ रहे थे। बहुत सारा रुपया था उसमें। मेरे मन में जरा भी पाप नहीं आया। मैं जान चुका था कि लड़की ने जो बताया है और वो काम हमें
करना चाहिए, लेकिन इसके लिए मुझे अब संडे का इंतज़ार करना था। और संडे 2 दिन के बाद में था, क्योंकि लंबी सफ़र मुझे अब तय करना था और इसके बाद मुझे उस गांव में पहुंचना था और फिर मैं उस बूढ़ा बूढ़ी को खोजना था और तब उनको पैसा दे करके वापस आना था। और वही हुआ। संडे को मुझे अब छुट्टी मिलती थी। मैं सरकारी जीप तो नहीं ले पाया और आखिरकार मैं अन्य साधन से, बस से, और मैं उस जगह पर पहुंचा दोपहर के वक्त में, जब गर्मी का टाइम था। गांव के लोग आराम कर रहे थे और जो बच्चे खेल रहे थे, मैं उनसे बूढ़ा बूढ़ी का नाम बताया तो मुझे घर तक छोड़ गए कि अंकल आप उनके कौन लगते हो, क्या आपके रिश्तेदार हैं? मैंने बोला हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। और इसके बाद मैं दरवाजे पर दस्तक दिया तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आके दरवाज़ा खोला और मुझे देख करके पहचानने की कोशिश करने लगा, जैसे उसकी आंखों से कम दिखाई भी दे रहा हो, और पूछने लगा कौन हो तुम, अब मेरे घर में क्या चाहिए आपको? मैंने बोला कि कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। और तब वो बूढ़ा व्यक्ति बोला हाँ हाँ अंदर आ जाइए। मैं अंदर आ चुका था। मैं घर की हालत देख रहा था, बहुत ही खस्ता हाल था। और मैं जब देखा कि एक बूढ़ी औरत भी है, अब मैं समझ चुका था कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आ चुका हूं। मैं पूछने लगा कि आपका अब धर्म कर्म कैसे चलता है? अब आपके घर में कोई लड़का नहीं है, कोई और परिवार नहीं है, तो आपका खाना पीना कैसे चलता है? बूढ़ा रोने लगा कि देखो अब मैं आपसे क्या बताऊं, लेकिन पहले अपने बारे में बताओ कि आप हो कौन हो और हमारे घर में क्यों आए। मैं कहने लगा कि देखिए मैं आपका अब एक तरह से जानता हूं, आपका नाम पता है, आपकी वाइफ का नाम पता है, अब मुझे आपके किसी जानने वाले ने भेजा है। वो बूढ़ा हैरान था कि मेरे पास में क्या है। और तब मैं कहने लगा कि देखिए मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि आपका धर्म कर्म, खाना पीना सब कैसे चलता है। और तब बूढ़ा बूढ़ी रोने लगे और कहने लगे देखो बेटा, मेरी एक बेटी थी और वो काम करती थी और उसी की वजह से मेरा घर बार चलता था। मेरा वही औलाद थी, एक तरह से बेटा भी थी और बेटी भी थी, लेकिन एक रात ना जाने कहाँ गायब हो गई। और इस बात को बीते कम से कम 6 साल हो चुका है। आज तक हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी बिटिया नहीं मिली। अब एक तरह से हमने संतोष कर लिया। हाँ, कुछ अफवाहें हमने सुनी थी कि वो किसी लड़के के साथ अब उसका रिलेशनशिप था और उसी के साथ दूर शहर में चली गई। और तब हमने संतोष कर लिया कि चलो अच्छा हुआ, उसने अपने जीवन साथी चुन लिया है और अपना परिवार बसा लिया। हमें तो बड़ा संतुष्टि हुई। और उसके बाद बेटा उसकी खबर अब हमें कुछ नहीं मिली। हमें चिंता लगी रहती है कि आखिर वो ठीक ठाक तो है ना। उसकी बात सुन के मुझे बहुत ही हैरत हुई। मैं पूछने लगा कि अंकल जी आपकी बेटी देखने में कैसी लगती थी? और जो उस बुजुर्ग ने हुलिया बताया उस लड़की से हूबहू मिलती थी। थोड़ा बहुत नहीं, 100 में से 100%। अब तो मैं मन ही मन हिल चुका था। अब मैं कहने लगा कि अंकल जी एक मेरे जानने वाले, अब जैसे आपके जानने वाले ने मुझे भेजा है आपकी मदद करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना नाम पता नहीं बताया है। उन्होंने बताया है कि हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और वो बेचारे बहुत तकलीफ में हैं। अब ये मैं सारा पैसा आपके लिए लेकर आया हूँ, तो अंकल जी अपना ये पूंजी संभालिए। अब मुझे अपने अब गांव भी निकलना है, मुझे अपना क्वार्टर पर भी जाना है जहाँ मैं रहता हूँ, और दूरी ज़्यादा है, मुझे अब निकलना चाहिए। और तब इतना सारा पैसा देख करके बूढ़ा बूढ़ी आंख फाड़ी मेरी तरफ देख रहे थे। ये कह रहे थे नहीं नहीं, ये हमें कौन दे सकता है। मैं उनको समझाता रहा कि सब कुछ आपका ही है। जिसने दिया था वो कह रहा था कि सब कुछ ये पूंजी है उन्हीं का है, उन्हीं का खर्च करने का अधिकार है, तो ये सब आपका है। बूढ़ा बूढ़ी कहने लगे कि बेटा इतना सारा रुपया लेके हम क्या करेंगे, अब तो हमारा आखिरी वक्त आ गया है, अब इसमें से आधा आप ले जाओ। मैं कहने लगा इसमें से मैं 1 रुपया नहीं ले सकता है। आखिरकार दोपहर अब खत्म हो रहा था, धीरे धीरे अब शाम की तरफ समय बढ़ रहा था, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे और वो डर भी रहे थे। कह रहे थे बेटा इतना रुपया पा करके
कोई अब हमारे साथ में कुछ धोखा न कर दे। अब बात मुझे समझ में आ चुकी थी। तब हमने कहा कि आपके गांव का मुखिया, कोई सरपंच, कोई मेन आदमी का नाम क्या है। तब उन्होंने बताया कि हमारे गांव के मुखिया ही हैं। मैं उनके पास पहुंच गया, मुखिया जी को लेके आया, सब कुछ बताया। उनके साथ 2-3 लोग थे। अब मैंने वही बताया जो बूढ़ा बूढ़ी से बताया था कि इनके दूर के रिश्तेदार ने अभी मेरे को जिम्मेवारी दी थी कि इतना सारा पैसा ले जा करके इनको दे के आना है। लेकिन ये बूढ़ा बूढ़ी है, ये कहाँ रखेंगे, कहीं गुम हो गया तो मेरे लिए तो थोड़ा डर लग रहा है, आप लोग मदद कीजिए। आखिरकार मुखिया और जो गांव के लोग थे मेन, वो मान गए कि ठीक है बेटा, हम मदद करेंगे। इस रुपया का सुरक्षित हम पोस्ट ऑफिस में जमा करा देंगे, और जब इनकी जरूरत होगी जितना रुपये की निकाल करके अपने ऊपर खर्च करेंगे, आप तसल्ली रखो। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। मैं बोला कि मैं बीच बीच में आता रहूँगा। तब मुखिया जी कहें कि हाँ, जब भी आपका दिल करे आ करके चेक कर लेना, जो आपने बताया है हम ऐसे ही करेंगे। वाकई में मेरा दिल बहुत हल्का हो चुका था कि चलो आज हमने एक नेक काम और कर लिया। फिर मैं वापसी हो गया था, लेकिन दिलो दिमाग में वही लड़की बसी हुई थी। बिल्कुल जो बूढ़े ने बताया था ना, सेम उसी की लड़की हो सकती है। तो क्या वो मर चुकी है? उसकी आत्मा मेरे पास में आई थी। वाकई में सारा रास्ता मैं डर से कांपता रहा कि वो तो आत्मा है, इसी बूढ़े की लड़की है, कहीं मेरे साथ में कोई धोखा ना कर दे। अब तो मैं उसका काम कर दिया हूं। डर लगा रहा था, लेकिन एक अंतर मन था, वो मुझे अब एक तरह से बता रहा था कि नहीं नहीं, उस आत्मा से डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो ऐसी लड़की नहीं है, अगर कुछ करना होता तो कभी कर चुकी होती। आखिरकार मैं अपने घर पर पहुंच गया था। संडे की रात थी, सुबह मंडे की थी, ड्यूटी भी जाना था। अब मैं बाजार से कुछ थोड़ा बहुत खाना लेकर के खा के आराम से सो गया था कि चलो, मन में एक जो दबाव थी, जो प्रेशर था, अब बिल्कुल शांत हो चुका था। नींद खुली ना तो आधी रात हो चुकी थी। कमरे में अंदर वही सुगंध फैला हुआ था और लड़की मुझे जगा रही थी, हरिओम उठो, हरिओम उठो। मैं उठ गया। लड़की मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि हरिओम, मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं वो मेरे लिए कम होगा। मैं तो समझ गया था, उस लड़की की आंखों से आंसू निकल रहा था। मैं उसकी आंसू को देख रहा था और मुझे बार बार हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रही थी कि हरिओम, तुमने मेरे दिल को हल्का कर दिया। लेकिन मैं पहचान चुका था उसको, कौन थी वो मैं जान चुका था। और तब मैं कहने लगा कि मैडम जी, आप मुझे धन्यवाद मत कीजिए, आपने भी मेरी मदद किया है, मुझे तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। लड़की मेरे बगल में आके बैठ गई। तब मैंने कहा कि मैडम जी, मैं आपको पहचान चुका हूँ, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहता हूँ कि आपकी मौत कैसी हुई। लड़की बताने लगी कि देखो हरिओम, मैं एक लड़के के साथ में प्यार में थी। मैं एक तरह से अपने परिवार की सहारा थी। मेरे ही बलबूते पर मेरे मम्मी पापा अब एक तरह से जिंदा थे। लेकिन ना जाने कौन सी सनक मुझे सवार हो गई थी। मैं उस लड़के के प्रेम में पागल हो चुकी थी और वो लड़का मुझे भगा के ले गया। अब बिना सोचे समझे उस लड़के के साथ मैं दूर शहर में चली गई थी। मैं उसके साथ बहुत महीना तक रही। वो लड़का इधर से उधर घूमता, खाने पीने के लिए आता, उन चीज़ों का कोई कमी नहीं थी। उस लड़के के पास पैसा था। आखिरकार एक रात नहीं लौटा। मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसके बाद मैं उस लड़के के लिए अब एक तरह से व्याकुल हो गई थी। मैं उसको अब ढूंढने लगी। रात हो चुकी थी, रेलवे लाइन की तरफ में अब जा रही थी। अचानक ऐसा लगा कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। मुझे जैसे लगा कि मैं अलग दुनिया में पहुंच चुकी हूं। अब फिर जब मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। अब जब मुझे पता लगा ना, तो मुझे अब बहुत दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था। मेरी मौत हो चुकी थी। मेरी आत्मा अब भटक रही थी उसी रेलवे लाइन के आसपास में मैं अपने अब जानने वाले को देखना चाहती थी कि मेरा दोस्त कहाँ है जो मुझे लेके आया था। लेकिन मैं उस एरिया में बंद कर रह गई थी, मैं निकल नहीं पा रही थी। आखिरकार कुछ सालों तक मैं उसी एरिया में
भटकती रही। अब फिर मुझे वो शक्ति अब जैसे ईश्वर ने दे दिया था कि चलो तुम जहाँ जाने चाहो जा सकती हो। अब फिर मुझे वो चीज़ दिखाई भी देने लगी थी। जो ज़मीन के अंदर में धन था, शायद वो भगवान की मर्जी थी, ताकि मैं अपने माता पिता का मदद कर सकूं और तुम्हारा भी मदद कर सकूं। हाँ, इसके बाद मैं भटकते भटकते अब एक तरह से एक जगह पर एक पीला फूल के रूप में मैं अपने आप को स्थापित कर लिया था। अब मैं उस पीला फूल के पास ही मंडराती रहती थी, लेकिन रात होती थी ना तो मैं उस पीले फूल से आज़ाद हो जाती थी। आसपास के एरिया में घूमती थी। मैं अपने गांव को अब जाना चाहती थी, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं था कि मेरा गांव कहाँ है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। आखिरकार मैं ढूंढती ढूंढती अपने गांव तक पहुंच चुकी थी। अब इसके बाद अपने माता पिता को हालात देख करके मुझे रोना आ रहा था। आखिरकार मैं अब करती तो क्या करती। मैं उनके सामने तो जा नहीं सकती थी। अगर मैं उनके सामने जाती तो बेचारे उसी टाइम मर जाते। अभी तो उनको मैं जिंदा देखना चाहती थी। मैं उनकी सेवा भाव करना चाहती, जो मैं कर नहीं पाई। आखिरकार तुम उस फूल के पास में आए थे और तुम उस फूल को लेकर के अपने आंगन में गार्डन में लगा दिए थे। और तब मुझे लगा कि तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। और इसके बाद तुम आगे की कहानी सब जानती ही हो। वाकई में उसकी कहानी में एक दर्द छिपा हुआ था। अब मुझे तो उसकी कहानी सुन करके रोना आ रहा था कि छोटे से उम्र में इसके साथ में क्या क्या घटा। आखिरकार वो लड़की कहने लगी कि देखो हरिओम, अब मुझे मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन ये जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर में है। तुम मेरी माता पिता का अब देखभाल करना। जब भी तुम्हारे पास वक्त मिले अब उनके पास में जाना जब तक जिंदा है। ये मैं जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर दे के जा रही हूं। तुम ऐसा कर पाओगे? मैंने बोला हाँ, मैं ऐसा कर पाऊंगा। तब वो मेरे पास में और थोड़ी देर बैठी और कहने लगी कि देखो हरिओम, मैं तो तुम्हारे लिए एक लड़की देखी हूँ। वो लड़की बिल्कुल तुम्हारी सेवा भाव करेगी। हाँ, जैसा तुम्हारा विचार है ना वैसा उसका विचार है। लड़की का अता पता सब बताई। तुम उसके पास में जाओ, गरीब परिवार से, और उसके शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है गरीबी की वजह से। तुम उसको अपनाओ, अपने घर में लेके आओ, देखना वो तुम्हारे घर को स्वर्ग में बदल देगी। ऐसी ही है, जो तुम्हारे घर में आएगी ना, देखना तुम्हारे पास धन दौलत बरसने लगेगी। वाकई में उस लड़की को कही हुई बात बाद में चलकर की एक एक सत्य हो रही थी। आखिरकार मैं पूछा कि अब आपकी मुक्ति हो जाएगी, फिर आप कहाँ जाएंगी? वो कहने लगी मुझे नहीं पता, बस इतना मैं जानती हूँ कि मैं अब मुक्त हो रही हूँ। फिर वो लड़की हमसे विदा लेकर के चली गई थी और उसके बाद दोबारा हमारे घर पर लौटी नहीं थी। लेकिन जब मैं उसके बताए हुए घर पर पहुंचा जहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी, मैं उस लड़की से शादी किया और फिर अपने घर में लेके आया। आज मेरा वो परिवार एक सफल परिवार है। मेरी 2 औलाद हैं और मैं एक तरह से सुखी इंसान हूँ। हाँ, मैं उनको परिवार को भूला नहीं था, उस लड़की के परिवार को। जब भी मेरे पास में वक्त मिलता मैं फल फूल दवाइयाँ वगैरह ले करके उनके गांव पहुंचता था। जब तक वो लोग जिंदा रहे मैं जब भी मौका मिलता उनका देखभाल करता रहा। लेकिन पहले अंकल जी गुजर गए और उसके बाद आंटी जी। तब से मैं उस घर को अब एक तरह से गांव को जाना ही छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। अब ये कहानी जो हमें भेजे थे उनका नाम है महेंद्र। आज महेंद्र जो थे ना, हरिओम के साथी ड्राइवर थे। अब एक तरह से वो भी जीप चलाते थे और उनका जो क्वार्टर था बिल्कुल सटा हुआ। अपने दिल की बात जब सब कुछ बीत चुका था तब हरिओम जी ने महेंद्र जी को शेयर किया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पर
आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।